देखिए, वंदे मातरम पर अगर कानून बना तो क्या होगा, क्या विवाद बढ़ेगा, क्या इसको लेकर और भी ज्यादा राजनीतिक निशानेबाजी एक दूसरे के साथ होगी। सवाल नंबर 2, वंदे मातरम बजेगा तो विरोध में कौन टिकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वंदे मातरम पर बहस जो है वो तकरीबन अब 150 साल पुरानी, 125 साल पुरानी हो चुकी है। 150 साल से तो वंदे मातरम 150 साल पहले तो लिखा गया था। अब सवाल नंबर 3 है, राष्ट्रगीत का अगर सम्मान बढ़ता है तो इस पर घमासान क्यों है, किसको आपत्ति है? अगर उसके प्रोटोकॉल फिक्स हो जाते हैं तो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। संविधान जो कहता है, संविधान के मुताबिक सभी को चलना पड़ेगा। सवाल नंबर 4, होना होगा सावधान, इसी बात पर है क्या कोहराम? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, एक जो सोच है, जो सोच इस बात की खिलाफत करती है कि फलाना गीत हम नहीं गाएंगे, फलानी चीज़ हम नहीं करेंगे, ढिकानी बात हम नहीं कह सकते, तो ये सोच के खिलाफ भी एक कानून एक तरह से वंदे मातरम पर बनता है, तो सोच के खिलाफ होगा। वंदे मातरम पर विरोध हुआ तो क्या सियासी गतिरोध भी आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके पास चलेंगे और उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है, ये देखिए हमारे साथ प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। आरएलडी के प्रवक्ता मलूक नागर साहब जुड़ गए हैं। और देखिए वकार साहब हमारे साथ भी जुड़ गए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जी भी जुड़ गए हैं। और पूजा तिवारी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो भी जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले इस बात का रुख कर लेते हैं कि क्या वंदे मातरम पर अब कानून बनना तय हो गया है। वंदे मातरम की आज थीम थी गणतंत्र दिवस पर, 77वां गणतंत्र दिवस था। कहीं से कोई वंदे मातरम की थीम को लेकर या गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर कोई आवाज़ खिलाफ नहीं सुनाई दी है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर कई लोगों की बेचैनी बढ़ा सकती है। और वो खबर ये है कि वंदे मातरम के लिए प्रोटोकॉल राष्ट्रगान की तरह फिक्स करने की तैयारी कर रही है सरकार। और अगर ऐसा होता है तो वंदे मातरम के प्रोटोकॉल में आपको जब इस गीत का गान होगा तो खड़े होना होगा, उसके सम्मान में आपको खड़े होना होगा। और अगर ऐसा हुआ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ 3 साल की सजा की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सबसे पहले हमारे साथ देखिए प्रदीप भंडारी जुड़ गए। प्रदीप भंडारी जी, तो कानूनी दर्जा देने की तैयारी है सरकार की पूरी? देखिए विकास जी, जब कानून आएगा तो मुझे भी उसी समय पता चलेगा जब आपको पता चलेगा। पर मैं आपकी बात को आगे ले जाते हुए संविधान की धारा 51A पढ़ना चाहता हूं, जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है, जो ये कहती है कि हर नागरिक को ही हैज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो मान लीजिए कि अगर इसमें वंदे मातरम भी आगे जुड़ जाता है, जो हमारा राष्ट्रगान है, तो क्या कोई नागरिक की जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है उसको राष्ट्रगान पे खड़े, जैसे वो राष्ट्रगान पे खड़े होता है तो उसी तरीके से उसको दिक्कत क्या होगी? भाई अगर आप नेशनल एंथम को सम्मान दे सकते हो तो वंदे मातरम भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स नहीं लिखा था। और 1905 के अंदर जब बंगाल के अंदर, जब आपको याद होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान मिलकर वंदे मातरम को गाते थे, तो क्या उस वक्त जो मुसलमान जो है वंदे मातरम को गाते थे तो क्या वो कम्युनल हो गए? जिस राष्ट्रगान को 1896 के अंदर जब पहली बार कांग्रेस के शासन सेशन में लाया गया था, उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह सयानी थे। तो जिसकी भूमि से भारत माता की जय जयकार निकलती है, उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से वही लोग देख सकते हैं जो बुरहान वानी के अंदर वोट बैंक देखते हैं, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के अंदर वोट बैंक देखते हैं, उमर खालिद जैसे यूएपीए एक्यूज को अपना मसीहा मानते हैं और देश के सैनिकों के सम्मान में नहीं खड़े होते। तो हम तो ये स्पष्ट मानते हैं कि कानून आए या नहीं आए, वंदे मातरम के लिए खड़ा होना चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करता है। आज ही मैंने एक सभा ली है दार्जिलिंग के अंदर, जब वंदे मातरम बज रहा था, 3000 से ज्यादा लोग दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और करसियोंग के अंदर अपने आप खड़े हो गए। तो राष्ट्र की चेतना ही राष्ट्रगान हो गया है, नेशनल एंथम हो गया, उस पर खड़े होने की बात हो गई। जिनकी मानसिकता मुस्लिम लीग, माओवादी, कांग्रेस वाली है, वो इस बात को नहीं मानते। तो देखिए असीम वकार साहब, आपका क्या कहना है? क्या कानून अब बन जाना चाहिए वंदे मातरम को लेकर, उसके प्रोटोकॉल फिक्स हो जाने चाहिए? नहीं, कानून क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, सरकार के हाथ में है। सरकार को बनाने दीजिए, जब कानून बनेगा तब सोचा जाएगा। बहुत से कानून
1950 के बाद से लगातार बनते चले आ रहे हैं, कई बार तब्दीलियां हुई हैं। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि कौन सी चीज किसने लिखी। वंदे मातरम जिसने लिखा वो ब्रिटिश सरकार के, जो दुनिया की सबसे क्रूरतम सरकार रही है ब्रिटेन की, उसका पदाधिकारी था। जिस आदमी ने लिखा वंदे मातरम वो नौकरी करता था ब्रिटिश सरकार की, और उसने ये लिखा कि आज़ादी के जो अभियान है, जो आज़ादी की नारा है, आज़ादी के जो मतवाले हैं, इनको सख्ती से कुचल देना चाहिए। वो भारत की आज़ादी के खिलाफ थे सर। जो आदमी भारत की आज़ादी के खिलाफ था, जिस आदमी ने कहा भारत की आज़ादी का नारा लगाने वालों को कुचल देना चाहिए, उस आदमी का जो गीत है हम उस पर बात कर रहे हैं सर। संजीव भट्ट गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ गया तो आज तक जेल में। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, अगर सरकार वो आजादी के परवाने नहीं थे बल्कि आजादी के खिलाफ थे। तो आप परवाना साबित कर दीजिए भाई। देखिए वो आप साबित करिए ना, वो खिलाफ थे आजादी के, वो रिटायरमेंट अंग्रेजों के साथ खड़े थे। मैं तो बोल रहा हूं सर, साबित करना पड़ेगा ना। आप पता नहीं क्यों कई बार बोलूं, आपको तब सुनाई पड़ेगा। अरे साबित करना पड़ेगा ना, खड़े हो जाए। आपको साबित करना पड़ेगा ना। साबित कहने से साबित हो जाता तो मैं आपको प्रधानमंत्री बना देता अभी। नहीं, आपके प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है मुझे। आप ये साबित कीजिए कि वो देश के वफादार थे। प्रदीप भंडारी जी कर दीजिए कि वो अंग्रेजों के नौकर नहीं थे। आप ये साबित कर दीजिए कि उन्होंने आजादी बकार साहब कह रहे हैं कि आजादी के परवाने नहीं थे, वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे। आप करिए। देखिए जो सरकार के लिए काम कर रहा है वो सरकार के विरोध में नहीं हो सकता, सरकार की मंशा के साथ ही रहेगा। मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। जो रजाकार के वंशज हैं उनको कभी भी देशभक्त नहीं दिखेंगे। इनकी पढ़ाई मदरसा के अंदर हुई है, इसलिए इनको जो है आनंद मत इतने नहीं पढ़ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको आनंद मत पढ़नी चाहिए, और इनकी यही सोच है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि इनके लिए जो देश के लिए खड़े हुए हैं, आज इन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। क्या ये कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो देशभक्त नहीं थे? कैसी सोच बात कर रहे हैं? यही वो सोच है जो पाकिस्तानी सोच है जिसका हम विरोध करते आते हैं। इन लोगों के लिए अफजल गुरु जो है इनका देशभक्त है, इनके लिए आतंकवादी अजमल कसाब इनका देशभक्त है। ये लोग तो जाके उमर खालिद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जिनकी सोच उमर खालिद, अफजल गुरु और शर्जील इमाम में बसती है, जिनकी सोच बुरहान वानी के अंदर बसती है, वो हमको क्या देशभक्ति सिखाएंगे? और अच्छी बात इन्होंने ये बोला क्योंकि आज देश के सामने असली देश के गद्दार कौन है सामने दिख रहे। पूजा तिवारी जी, ये कांग्रेस का गीत था पहले, बाद में इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, लेकिन आज वकार साहब तो एक नया एंगल लेके आ गए। वो कह रहे हैं कि वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कोई आज़ादी के परवाने नहीं थे, उनकी सोच थी वो गड़बड़ थी, इसलिए हम इस गीत को नहीं गाएंगे। देखिए, हम बुरहान वानी को थोड़ी देर के लिए परे रख देते हैं। प्रदीप भंडारी जी का शुक्रिया कहूंगी कि उन्होंने ये माना तो कि हम कांग्रेस का गीत ये राष्ट्रगीत था। ये जब कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और इसको टैगोर ने कहा था कि पहले दो पंक्तियों को, तो अगर आज आप जब संविधान सभा ने भी इसे शामिल किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के कैबिनेट का हिस्सा थे, वो इस गीत से अग्री करते थे। हर चीज में विवाद, हर चीज। राष्ट्र वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्र की आत्मा का गीत है, वंदे मातरम जिसे गाते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी की सूली पर चढ़ गए, वंदे मातरम जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों पर गोलियां चलाई, वंदे मातरम कहते हैं। अंग भंग आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर के एक दिन का शोक किया था बंगाल विभाजन के समय, तो लोगों ने वंदे मातरम कहते हुए वो महिलाएं जो घर से कभी नहीं निकली थी अपनी विदेशी साड़ियां जला दी, विदेशी ज्वेलरी निकाल दी, ये वो वंदे मातरम था। नमस्ते सदा वत्सले की पैरेलल में वंदे मातरम कभी खड़े नहीं होगा। और वंदे मातरम के अंदर भी मातृभूमि का सम्मान करते हैं और नमस्ते सदा वत्सले के अंदर भी मातृभूमि का सम्मान करते हैं। हिंदू महासभा जो चिट्ठियां लिख रहा था उसने कभी वंदे मातरम, पूजा जी आप पढ़ के नहीं आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ नमस्ते सदा वत्सले के अंदर भी मातृभूमि को अपनी बहस आगे चली गई पूजा जी, वंदे मातरम के अंदर भी जो है पूजा जी बहस आगे चली गई है। प्रदीप भंडारी जी एक मिनट, मैं पूजा जी से जवाब ले लूं। पूजा जी बहस तो आगे चली गई है,
अब वकार साहब कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी वो आजादी के परवाने ही नहीं थे। उन्होंने जिस मंशा से गीत लिखा, उस मंशा के बाद वो गीत वो नहीं गाना चाहते। देखिए, मैं चाहूंगी आप ये जवाब वकार जी से ही पूछिए, पर मैं वंदे मातरम की बहता। अच्छा, तो आप वकार जी के बात से सहमत है? फॉर इलेक्शंस है, वो लोग आज वंदे मातरम के पैरोकार बने हुए हैं जिन्होंने वंदे मातरम कभी गाया ही नहीं। वो लोग आज राष्ट्रगीत के पैरोकार बने हुए हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। आज जब ये आप सवाल उठाते हैं तो आप गांधी जी पर, बोस पर। पूजा जी, एक पुरानी कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। लौट आने दीजिए इनको, क्या तकलीफ है? बात मैं ये बोलूंगी कि आप वंदे मातरम तो बड़े बड़े गान कर रहे हैं। वंदे मातरम तो मैं अभी अनुराग जी वीबी जी राम जी की प्रोटेस्ट से आई हूँ, और कांग्रेस में आज विकास है, विकास अनुराग नहीं है उनका नाम, विकास भदौरिया है उनका नाम। पहले पता तो करो कौन से शो में आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी का भी हो चुका है। जैसे आप भी फोन में बिजी थे, जैसे राहुल गांधी फोन में बिजी थे जब ब्रह्मोस की प्रदर्शनी चल रही थी। तिरंगा फहराने में, इस देश के प्रतीक तिरंगा फहराई, और जो उनके यहाँ जबरदस्ती फहराई, उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी लड़ी, वो लोग आज बैठकर हमें। और ये देखिए, जो पूरा सदन में जब वंदे मातरम का भाषण आया था, किस तरीके से ये बैकफुट पे आए थे डिस्कशन में। ना ये बंकिम चंद्र जी का नाम ले, बैकफुट पे ही है भैया। आप वंदे मातरम के हर चीज पे बात करते हैं। आप तो महात्मा गांधी को भी कम्युनल कह रहे हैं। आप ठीक है। मैं 10 सेकंड जवाब देना चाहूंगा। पूजा जी एक मिनट, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास भी प्रदीप लौटूंगा। देखिए, मलुक नागर जी हमारे साथ आरएलडी के महासचिव हैं, पूर्व सांसद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्या मलुक नागर जी, आपको लग रहा है कि अब कानून बनना जरूरी है ताकि जितनी भी तू मैं इस पर खत्म हो जाए? प्रोटोकॉल का सबको पालन करना पड़ेगा, दूध का दूध, पानी का पानी। भदौरिया साहब, अब से कुछ दिनों के पहले जब लोकसभा में ऑनरेबल स्पीकर आते हैं, हम सब लोग सांसद खड़े होते हैं, कोई कहता है उत्तर प्रदेश की जय, कोई तमिलनाडु की जय, कोई कहता है वंदे मातरम, कोई कहता है काली मैया की जय, आदि आदि। ऐसे ही राज्यसभा में, तो राज्यसभा में एक एडवाइस, इको हो रहा, मेरी आवाज आ रही है मुझे वापस। राज्यसभा में एडवाइस जारी करी थी कि कोई भी सांसद वंदे मातरम की जय, सुनो, वंदे मातरम की जय या किसी प्रदेश की जय या जय श्री राम आदि आदि कोई नहीं कहेगा। तो इसमें क्या हुआ, विपक्ष की सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियां खिलाफत में खड़े हो गए, वंदे मातरम बंद कर दिया, वंदे मातरम बंद कर दिया। हमने, एनडीए ने क्या हुआ, उसका सपोर्ट करके संसद में इसकी चर्चा रख दी। तो ये डिमांड कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और गलत कर दिया, संसद में बंद कर दिया, वंदे मातरम बंद कर दिया। पता कुछ है नहीं, आकलन करते नहीं, स्टडी करते नहीं, अंदर तक जाते नहीं, वास्तविकता तक जाते नहीं, जमीन से जुड़े हुए हैं नहीं। और वो बवाल करा तो संसद में चर्चा हो गई। जब संसद में चर्चा हुई तो संसद में इनके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनकी साथी पार्टियों के सांसद उठ के बाहर चले गए। अब इस पे अगर कानून आ जाएगा, सुनो, इसमें देखो मेरी कोशिश कर रहे हैं मलुक जी, कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं, आपके पास आएंगे। तब तक देखिए, हमारे साथ जो है दूसरे पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शारिक खान जी हैं। शारिक खान जी, अब जो बहस है उसको एक नया टर्न दे दिया है वकार साहब ने। वकार साहब कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी तो देशभक्त थे ही नहीं। आपने आज तक कभी ऐसी पढ़ाई में आई आपकी बात कि वो देशभक्त ही नहीं थे? मैं पहले बीजेपी के प्रवक्ता की बात का जवाब दे दूं। मेरा नाम तारिक खान है। पहली बात, अपनी ही बात में वो फंस गए। देखिए, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और नमस्ते सदा वत्सले का मतलब एक ही है। ठीक है भाई, तो मादरे वतन का भी मतलब एक ही है। ये बात तो नजमा हेपतुल्ला ने कही, जो इनकी नेता थी, कि मादरे वतन। अब हम अगर ये नमस्ते वत्सल्य को कहें कि वो सेम है वंदे मातरम के, वो बात बहुत कायदे से जस्टिफाई कराई। वही मैं कह रहा हूं, अगर कोई कहे भारत में, मैं नहीं कह रहा, कोई कहे कि मादरे वतन जिंदाबाद, जय हिंद बोलेंगे हम, मादरे वतन जिंदाबाद बोलेंगे, तो ये कहेंगे नहीं, अपने आरएसएस के और वंदे मातरम को रिप्लेस कर दिया गया, इक्विवेलेंट, वो बराबर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक इनके मंत्री थे यूपी सरकार में 1998, रविंदर शुक्ला। रविंदर शुक्ला ने कहा कि सारे स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ा जाएगा, बर्खास्त कर दिया। पता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, उस टाइम प्रधानमंत्री थे, कि यह निहायत ही घटिया डिसीजन है, तुरंत इस मंत्री को बाहर निकालो। उस मंत्री को बर्खास्त किया। इसका जवाब देंगे कि उस वक्त में वंदे मातरम देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी बीच में नहीं, अभी एंकर महोदय आपको समय देंगे, तब रिस्पॉन्ड करेंगे।
क्या उस वक्त में वंदे मातरम की अहमियत नहीं थी जो उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया और उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया? क्यों लिया गया था? और बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि यह डिवीजन पैदा कर रहा है सोसाइटी में जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। इसका भी जवाब जाते जाते जरूर देते जाएंगे कि मैं अगर वादे वतन नमस्ते सदा वत्सले को क्यों बनाया अपना गाना, भंडारी जी वंदे मातरम को क्यों सवालों नहीं की बनाया? बौछार कर दी समाजवादी क्या कर पार्टी दिया ने आपके आपने? ऊपर। कर लेते ऐसे ही। क्या चीज? जवाब दे दूं मैं? जी हेलो, जी भंडारी जी। देखिए, ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क जो इन्हीं के सांसद थे वो पार्लियामेंट से उठ के चले गए थे जब पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रगान की बात हो रही थी। ये तो मद्रास हाईकोर्ट को भी कम्युनल कहेंगे, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के हिसाब से तो हर हफ्ते जो है स्कूल्स के अंदर वंदे मातरम को गाना चाहिए, और ये ऐसी अपील स्टूडेंट्स ने करी थी। भाई हम वंदे मातरम भी गाते हैं, हम नमस्ते सदा वत्सले भी गाते हैं, हम भारत के राष्ट्र का हम नेशनल एंथम की भी बात करते हैं। हम आपके जैसे नहीं है कि जब बोले भारत माता की जय बोलो तो चुप हो जाओ। हम बोलेंगे भारत माता की जय, हम वंदे मातरम भी बोलेंगे, हम नमस्ते सदा वत्सले भी बोलेंगे, हर वो नारा हम बोलेंगे जो मातृभूमि की सम्मान की बात करता है। दूसरी बात, इनको तो चिढ़ आर्मी से भी होगी, क्योंकि आर्मी के रेजिमेंट की तो बात होती है जय मां काली, बोलो बजरंग बली की जय, इस तरीके भारत माता की जय बोलते हैं। तो ऐसे लोग तो आर्मी में नहीं जा सकते। इसीलिए मैं सोचूं कि समाजवादी पार्टी अयोध्या और बनारस के आतंकवादियों के केस वापस लेने इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों चली गई थी? क्योंकि इनका विचार उनसे मिलता है, तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट से इनको फटकार लगी। दूसरी बात, आज आपके एआईएमएम के प्रवक्ता ने महात्मा गांधी जी को कम्युनल बोल दिया, और ये इतनी पीड़ा की बात है, शर्म आनी चाहिए इनको, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1939 जुलाई के अंदर हरिजन में क्या लिखा था, और कोट करना पड़ चाहता हूँ। नो मैटर व्हाट इज द सोर्स एंड हाउ एंड वेल इट वाज कंपोज्ड, वंदे मातरम इज द मोस्ट पावरफुल बैटल अमंग द which song which united the Hindus and the Muslims of Bengal during partition days। तो महात्मा गांधी खुद वंदे मातरम की तारीफ करते थे, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर अपने गुरु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को मानते थे। और ये एआईएमएम के रजाकार के प्रवक्ता आज इन सबको कह रहे हैं कि ये राष्ट्रभक्त नहीं थे। मैं जवाब देना चाहता हूं। ठीक है आसिम बकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी नई रिसर्च जो है वो काम आ रही है, डिबेट में एकदम माहौल गर्म हो गया है। नहीं, रिसर्च थोड़ी ना है, ये तो आपको बोलना चाहिए था, मुझे तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा है सर। नहीं, ये तो आप ही की रिसर्च है, जब तक हमें हमारी रिसर्च नहीं होगी तब तक तो हम आप ही की बताएंगे। खैर सुनिए सर, जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको तो अंग्रेजों के द्वारा या तो जेल दी गई या फांसी दी गई। सम्मान थोड़ी ना दिया गया अंग्रेजों को, सम्मान तो उनको दिया गया जो उनके लिए काम कर रहे थे। और बहुत सीधी सी बात है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ये अवार्ड, राय बहादुर का अवार्ड, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को दिए गए थे। आसिम बकार को या भगत सिंह को या अशफाक उल्लाह खां को या राम प्रसाद बिस्मिल को या चंद्रशेखर आजाद को नहीं दिए गए थे। अच्छा बकार साहब, एक बात बताइए, उसके बाद चलिए आपकी बात अगर मान भी लें, उसके बाद करोड़ों हिंदू, मुसलमानों, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन सब ने कंधे से कंधा मिलाकर वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हुए देश को आज़ाद कराया। उन करोड़ों लोगों की मंशा वो आपको ठीक नहीं लग रही है? वंदे मातरम से परहेज क्यों है? तो सवाल है सर, यही तो सवाल है कि जो आदमी कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर होगा 1882 में, जो आदमी अंग्रेज जिससे इतना खुश होंगे कि उसको राय बहादुर कहेंगे, जिस आदमी को प्रमोट करके सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट बंगाल बना दिया जाएगा। साहब मैं वही कह रहा हूँ, तो उसने किसी भी मंशा से लिखा हो, चलो आपकी बात मान लेते हैं, जानकारी है उसके बाद, लेकिन जिस मंशा से देश ने इसे स्वीकार किया, आज़ादी का एक बड़ा नारा बन गया, देश को आज़ादी दिलवा दी इस नारे ने, उन करोड़ों आज़ादी के परवानों की मंशा की आपको परवाह नहीं है, आपको बंकिम चंद्र चटर्जी पर लांछन लगाने। नहीं, आप नहीं, क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं, लांछन थोड़ी ना लगा रहा हूँ, जो सच्चाई इतिहास बोल रहा हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और महात्मा गांधी को ब्रिटिश का एजेंट कह रहे हैं एआईएमएम, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं सर, मैंने जो बोलना था बोल दिया, जो इतिहास है वो बोला है। दूसरी बात, सब फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये रजाकार के वंशज। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, बाद में बोल लीजिएगा सर। आप तो औरंगजेब और बाबर के वंशज में पढ़ाते थे, मैं आपको झूठ नहीं फैला दूंगा, रेफरेंस कोट करो।
झूठ मत फैलाओ सर, मदरसा वाला ज्ञान मत दो यहाँ पे। सर बात तो सुन लीजिए मेरी। अरे मुझे बोलने तो लेने दीजिए भाई। आपने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया वो कांग्रेस थी एलन ओक्टिवा ह्यूम की, विलियम वेडरबन की, अरे भैया वो जॉन तो पहले जर्डाइन से, की, उसको तो क्या महात्मा गांधी जिस तो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। क्या ये कह रहे हैं नेताजी आज वाली सुभाष कांग्रेस चंद्र नहीं है बोस, सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बकार सब जो है वो साहब देश के लिए बकार साहब काम भटक करते गए, हैं, आप ब्रिटिश के मुद्दे लिए से काम भटक करते हैं। गए, आप इतिहास पढ़ा रहे हैं। पूजा त्रिपाठी, आपकी एंट्री हो गई। कांग्रेस को भी उन्होंने तोहमत मार दी है। चलिए पूजा त्रिपाठी। कांग्रेस को उनकी तोहमत मारने से कांग्रेस को तोहमत तो पड़ेगी नहीं। बड़ी बात यह है कि जब भी बात फंसेंगे प्रदीप भंडारी जी महात्मा गांधी की ही याद आएगी। और बात यही है कि जब ये जो राष्ट्रगान बनाम राष्ट्र गीत के का जो ये पूरा डिबेट खड़ा किया जा रहा है, किस लिए खड़ा किया जा रहा है? ये देश की चेतना पर हमला है। आप अगर नवंबर 1955 में मध्य प्रांत की सरकार जवाहरलाल नेहरू को ये पत्र लिखती है कि क्या एक ही प्रोग्राम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होने चाहिए, तो नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम वो भारत की चेतना का और भारत की आत्मा का गीत है। तो प्रोग्राम की शुरुआत आप राष्ट्रगीत से वंदे मातरम को आधा क्यों किया मैडम? 1971 के अंदर आपकी सरकार एक लॉ लेके आई थी कि भाई कोई भी अगर नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। उसके साथ में अगर नेशनल एंथम के साथ में वंदे मातरम जोड़ दिया जाए तो चिंता क्या आपको होती है? समझ नहीं आ रहा क्या कहना है। वंदे मातरम के करीब खड़ा होने की हिमाकत भी मत करिए। ये वो लोग हैं जो आज इसीलिए हम सरकार में मैडम देश के करोड़ों लोग जो है वो आ जाके शाखा के अंदर नमस्ते सदा वत्सल्य की बात करते हैं, तभी हम सरकार के अंदर है। चलिए आप देखिए, ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया। अब इसको बार बार आप घिसेंगे तब तो देखिए, दर्शक को आप अपनी डिबेट के जरिए, अपनी बहस के जरिए नए तर्कों से अगर संतुष्ट नहीं कर सकते, पुरानी घिसी पिटी बातें मत कीजिए। मलुक नागर जी, आपका ऑडियो ठीक कर दिया है, आप अपनी बात रख लीजिए। जी, मैं भदौरिया साहब ये कह रहा हूँ कि राज्यसभा में पिछले दिनों एडवाइजरी जारी हुई थी। वो कानून नहीं होता, वो व्यवहारिकता में होती है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने प्रदेश का या वंदे मातरम का आकर के जयकारे नहीं लगाएगा। तो सारा विपक्ष खड़ा हो गया, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, कांग्रेस और उनकी साथियां, कि वंदे मातरम क्यों बंद कर दिया, राज्यसभा में बंद कर दिया, वंदे मातरम क्यों बंद। सबके प्रवक्ताओं के रिकॉर्ड हैं देश के सारे नेशनल टेलीविजन पे। उसके बाद में वो बिल ले आए, बिल में चर्चा हुई, चर्चा में बहुत सारे लोग सांसद उठ के बाहर चले गए। अब मान लो कानून आ जाता है और कानून आगे बन गया, क्योंकि पास तो हो ही जाएगा। तो ये लोग कहाँ जाएंगे जो कुछ दिन के पहले कुछ का कुछ कहाँ जाएंगे? तारिक खान साहब, वंदे मातरम पे आकर के खड़े मेरा सवाल है नागर साहब से, एक छोटा सा सवाल पे जाएंगे, नागर साहब एक छोटा सा सवाल भागेंगे, क्या स्थिति हो जाएगी इनकी देश के सामने? और जो हमारे कांग्रेस की साथी पार्टियां सब में ही ऐसे रहे। जी नागर साहब, एक सवाल आपने कहा एडवाइजरी जारी की, ठीक है, एडवाइजरी थी कि आप इन जय हिंद और वंदे मातरम राज्यसभा या पार्लियामेंट में ना बोलें। सड़क पे लोगों को मार मार के कहें कि वंदे मातरम बोलो और पार्लियामेंट में न बोलो। इसके पीछे कोई आप तर्क देंगे कि आपने कहा, और अब उसको कानून बनाने की भी अब बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उस पे कानून बनाया जाए और अगर वो ना लोग उसको गाएं तो उनको सजा दी जाए, उनको जेलों में डाला जाए। तो जो काम असंसदीय हम कहते हैं, जो काम हम संसद में आप करने से रोक रहे हैं, उसी काम के लिए सड़क पे आप लोगों को मारते हैं कि बोलो वंदे मातरम, तुम्हें जबरदस्ती बोलना है। तो इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई कराएंगे देश के सामने कि जिस चीज को हम संसद में नहीं बोल कह सकते, उसके लिए पूरे देश में दबाव बनाएंगे कि आपको जबरन इस चीज को कैसे भी बोलना है। और हम कहें अगर हम मादरे वतन कह देंगे तो वो गलत है, मगर नमस्ते सदा वत्सल्य सही है, वो बताया जा रहा है, वो बिल्कुल उसका अल्टरनेटिव। अब आप दोबारा दोहरा रहे हैं बात को, आपकी बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के सारे प्रवक्ता मेरे साथ उन्होंने आकर के डिमांड करी थी और उनकी डिमांड पे संसद में चर्चा हुई है। आपकी पार्टी के 4-5 प्रवक्ताओं ने तो मेरे साथ, अब उस पर चर्चा हो गई। अब वो मान लो बिल आ गया और बिल पास हो गया, तो कौन से मुंह से पार्लियामेंट में बैठोगे और कौन से मुंह से पार्लियामेंट से उठ के बाहर भागोगे? तो क्या स्थिति होगी आपकी? तिवारी, आपके लिए भी सवाल है मलुक नागर जी का, स्क्वायर पे, क्योंकि आपकी पार्टी के सांसदों ने भी वॉकआउट कर दिया था। जी 74 साल से
74 साल से एक थिएटर में एक ड्रामा चल रहा है, वो 74 साल से अबाउट इन ए ट्रैप, और 74 साल से लंदन में, सेंट्रल लंदन में, लेस्टर स्क्वायर में अब ट्रैप में आ गए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सब लोग। कहां जाओगे? पूजा तिवारी, आपने डिमांड फ्रेम में लाइए पूजा तिवारी को। आप पे चर्चा हुई, उसी पे बिल है, अब वो पास हो जाएगा तो अब आप कैसे करोगे? ये प्रश्न है। हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और सिर्फ कांग्रेस की नहीं, मैं सबकी बात करूंगी। आप इकरा मुनव्वर का भाषण सुनिए कि कहाँ है सुजलाम सुफलाम। आप महुआ मोइत्रा का भाषण सुनिए। आप माँ की बात करते हैं और उस किसी माँ का पटना में रेप होकर हत्या हो जाती है, पुलिस शामिल रहती है सबूतों को मिटाने में। आप सुजलाम सुफलाम की बात करिए। आप साफ पानी साफ हवा तो दे नहीं पा रहे। कहाँ की बात कहाँ ले गए ये भदौरिया साहब? कहाँ की बात, कहाँ की आला उदल की रागनी शुरू कर दी? जो सब्जेक्ट है उससे अलग हट गए। ये सब्जेक्ट पे लाओ नहीं। आजादी के पहले भी शहादत दी थी, आजादी के बाद भी। कांग्रेस वालों को सब्जेक्ट पे लाओ नहीं भदौरिया साहब। आ गए ट्रैक पे, आ गए। पूजा तिवारी जी, सब्जेक्ट पे बात कीजिए। मलूक नागर जी निवेदन कर रहे हैं आपसे। आप बड़े दिल की बात कर रहे हैं ना विकास जी, शायद थोड़ा सा डिबेट से हटूंगी, लेकिन ये बात करूंगी जो बड़े वंदे मातरम और ये जो नए नए राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं, ये प्रोटोकॉल की, डिग्निटी की, ग्रेस की बात कर रहे हैं। और ये एलओपी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठा देते हैं किसी के बच्चों और नाते रिश्तेदारों के पीछे। ये बड़े दिल वाले की बात करेंगे। ये राष्ट्रवादी कहाँ की बात उठा के कहाँ की बात बोल रहे हो? विषय क्या है समझ में ही नहीं आता। सदन में कभी गए नहीं हो, टेलीविजन पे आके बैठ जाते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, पता ही नहीं है कुछ भी। जो विषय है देश की संसद में बिल, देश की संसद में पिछले अधिवेशन में चर्चा, उससे पहले विपक्ष की डिमांड मान ली, संसद में चर्चा होगी, अब बिल आ रहा, अब फंस गए हो, कहाँ जाओगे बताओ? में नहीं फैला था। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बात पे ऑब्जेक्शन लूंगी, नमस्ते सदा वत्सले को आप वंदे मातरम के करीब मत खड़ा करिए, क्योंकि वंदे मातरम वो है। भदौरिया साहब ये तो कहाँ, अब जो बात कर रहे हैं मलूक नागर जी, उसका तो जवाब दे दीजिए। नमस्ते सदा वत्सले तो हो गया, अब वो कह रहे हैं कि अब कानून बन जाएगा, फिर क्या करोगे आप? अभी तो आप वकार साहब की बात का भी विरोध नहीं कर पा रहे हो। विकास जी, हमने तो पूरा सम्मान दिया है। हमारी बात है कि हर बात डिमांड नहीं की थी, डिमांड कांग्रेस की थी। मैं कांग्रेस की बात करती हूँ ना, मैं किसी ब्लॉक में भी मीटिंग के लिए जाती हूँ। अभी मैं अरे जो डिमांड मांगी तुमने, हमने मान ली, संसद में चर्चा हो गई, अब बिल लेके आओगे आगे, क्यों देश का पैसा वेस्ट कर रहे हैं संसद में? भंडारी जी, पूजा तिवारी कह रही है कि आपने एलओपी को पीछे बैठा दिया, खिलाफ तो बहुत कड़ी आपत्ति इनकी, अच्छे काम की भी खिलाफत। बिल्कुल, आप डिग्निटी की, आप बड़े दिल और उसकी बात करते हैं। विकास जी, पूजा जी सुनिए जरा। पूजा जी, दो लोग जब बोलेंगे तो आपकी भी आवाज नहीं जाएगी, मेरी भी नहीं जाएगी। मैं आज पूजा जी आपकी जो वंदे मातरम के प्रति सम्मान है, वो जगह है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, पर जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं, जनवरी 1, 2019 को कमलनाथ जी की सरकार जब थी ना, कमलनाथ जी ने कर्मचारियों को वंदे मातरम गाने से रोक लगा दिया था मध्य प्रदेश के अंदर। जरा ये देख लो, ये जनवरी 1, 2019। हमारा सम्मान तो आजादी से पहले का। पूजा त्रिपाठी बताओ जरा, कहाँ जब जाके प्रोटेस्ट किया था, जब जाके कमलनाथ जी को तलब करा था, क्या समन करा था राहुल गांधी ने? पूजा जी, खुद की आपका टर्न हो चुका है, एक बार प्रदीप भंडारी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हो चुकी है। ये खुद वंदे मातरम पे अपने वोट बैंक को साधने के लिए जनवरी 1, 2019 को रोक लगाते कमलनाथ जी ने खुद ने कर्मचारियों को मना कर दिया था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वंदे मातरम गाने से। पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई सैयद हसीम वकार ने कांग्रेस के खुद के महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज एआईएमएम ब्रिटिश के एजेंट बुलाई और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध तक नहीं कर पाई। इतनी बड़ी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो गई कि मुसलमान वोट कितनी घबराहट हो गई। दूसरी बात, तारिक खान विरोध कर रहे हैं। तारिक खान साहब, आप वकार साहब से सहमत है या असहमत है? किस बात पे? पूरी रामायण हो गई है। नहीं, देखिए, सुनिए, मैं सीधे इनकी बात का ये जवाब देना चाहता हूँ। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहाँ किसी स्टेट में जो वंदे मातरम था उस पर कुछ आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी सरकार ने एक्शन लिया था क्या? आपकी सरकार ने जब रविंदर शुक्ला को हटाया गया था, जब भैया ठीक है, वो लेके आ रहे हैं तारिक भाई, अब तो आपने कुछ किया था ना। अब देखिए तारिक खान वो कह रहे हैं भूल सुधार कर रहे हैं, कानून लेके आ रहे हैं।
अब कानून लेके आ रहे हैं, भूल सुधार कर रहे हैं। वकार साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। वंदे मातरम गाने गीत पर आपकी आपत्ति क्या है? इस गीत को क्यों नहीं गाया जाए जो आज़ादी के परवानों का गीत था, जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया, सर्व धर्म के लोगों को एकजुट कर दिया, अंग्रेजों को मार भगाया? वकार साहब जी, मैंने सुना नहीं, फिर से बोलिए। जी, उस गीत के गाने पर क्या आपत्ति है जिस गीत ने पूरे देश को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर धर्म के लोगों को एकजुट किया, अंग्रेजों को मार भगाया? उस गीत पर आपत्ति आज़ादी के 77 साल होने के बाद भी? नहीं, देखिए, सिर्फ इतना सा सवाल कि जो लोग उस गीत को गा रहे थे उनको सजाए मौत मिल रही थी, फांसी, और जिसने लिखा उसको तरक्की मिल रही थी, उसको प्रमोशन मिल रहे थे, उसको इनामात मिल रहे थे। अरे आज़ादी इनाम मिलने से मिली या जिन लोगों ने अपनी जीवन की बलि दे दी उससे मिली? प्रदीप भंडारी, 10 सेकंड सभी के पास। जिन लोगों ने अपने जीवन की बलि दी, जो देशभक्त थे, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, जिनसे अंग्रेज डर गए, उनसे आजादी मिली है। ड्यूटी है संविधान की, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीजन जो है फंडामेंटल ड्यूटी को लागू अपनाए। अब अगर हम लेके आ रहे हैं कि भाई जैसे नेशनल एंथम का सम्मान होता है वैसे ही वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, इसमें किसी राष्ट्र। ठीक है प्रदीप भंडारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलूक नागर आपका, तारिक खान और पूजा तिवारी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सेदारी करने के लिए। देखिए आज वकार साहब ने एक नई बहस खड़ी कर दी है। अब वो नया तर्क लेके आए हैं कि क्यों वंदे मातरम पर उनकी आपत्ति है। इस बहस को हम लगातार आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे और इसके नए तर्क और कुतर्क के साथ भी आपके सामने रखते रहेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन आते हैं।